देखा जाए हिंदी का पहले का चैप्टर है वर्णिका का, ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 1 है दही वाली मंगा, ठीक है। उसके देखो उसके परिवार में कौन कौन रहता था। एक उसका बेटा, बेटा रहेगा। उसके बाद एक नजम्मा उसकी बहू थी और पोता, यानी कि बेटा का बेटा उसको पोता। और एक थी कौन, मंगमा थी। और एक था रंगम्पा। रंगम्पा क्या था, जुआड़ी था। ये कल गुजरे था रविया जैसा, ठीक है। देखो था बहुत अच्छा कहानी है, इसका सबके वीडियो अपलोड कर दिए, ठीक है। जैसे कि पहले का क्वेश्चन है कि दही वाले मंगमंगा कहानी कन्नड़ भाषा की कहानी है। कैसी भाषा की कहानी है, कन्नड़ भाषा की कहानी है। चैप्टर जो है हमारा, यानी कि मंगमंगा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद करती थी। यानी तुम बताओ सास अपनी बहू से क्या झगड़ा करती है, किस बात को लेकर। उसी तरह उसमें भी होता है। कह रहे मंगमा अपने बहू नजम्मा के यानी पोते को लेकर विवाद था। किसको लेकर, पोता को लेकर विवाद था, ठीक है। और मंगमा अपने बेटे को कर उसी बहू अपने बस में कर लेना चाहती थी। यानी कि जो है, यानी कि उसका जो बहू थी, ठीक है, कौन नजम्मा जी थी, उसकी बेटा को क्या कर दी, अपने बस में कर ली थी। और इसी को लेकर हमेशा विवाद होते रहता था कि तू हमारे बेटा के काहे अपने बस में कर लिया है, हमारा बेटा हमारी बातें नहीं मान रहा है ना। समझ में आया, समझ में आया। उसके बाद जो है रंगप्पा कौन था, उसके रंगप्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। रंगप्पा मंगमा के गांव का एक जुआड़ी व्यक्ति था जो यानी कि कुछ रुपया कर्जा मांगने के लिए मंगमा के पीछे पड़ा था। 2 रुपया कर्जा दे दो, कर्जा दे दो, कर्जा दे दो। लेकिन अक्सर कहानी में इसके पीछे छुपाया गया है राज। कहाँ से कि मंगमा थी जो विधवा औरत थी, ये उससे दूसरा कुछ करना चाहता था। आगे देखा जाए। उसके बाद है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। यानी कि तुम्हारे जो है घर पर देखा कि यानी कि माँ जो होती है अपने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को भेजती है कि ना, जाकर बाबू दादी को बुला लिया हो। कितनों खिंचाई रहती है, अगर पोता जाता है तो मान जाती है कि नहीं मान जाती है। कल मंगमा अपने सास को मनाने के लिए अपने सास को यानी कि खुद के यानी कि बहू जो अपना बेटा था वो अपने सास के पास भेज दी, जिसके बाद वो मान भी गई। यानी कि बहू का जो बेटा था कहे कि जाओ दादी को बुला कर लाओ। यानी कि जब गया तो जो है गया ना, तो क्या किया, उसको सास मान भी गई। उसके बाद जो है इस कहानी का यानी कि कथावाचक कौन है, इसका परिचय दीजिए। यानी कि मंगमंगा कहानी के कथावाचक किसने लिखा है, उसका परिचय। यानी कि इस कहानी का कथावाचक मंटी वेंकटेश्वर अयंकर है, जिनका जन्म जो है 6 जून 1891 ईस्वी के कर्नाटक के कोल्लूर में हुआ है, जो कर्नाटक के साहित्य के एक सर्वाधिक प्रतिष्ठा रचनात्मकों में से एक है। उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन शैली आदि जो है महत्वपूर्ण इनका योगदान है। उसके बाद जो है मंगमंगा के चरित्र चित्रण करें, ठीक है। मंगमंगा एक विधवा औरत थी जो अपने यानी कि पेट को पालने के लिए बेंगलुरु शहर दही बेचने के लिए जाती थी। क्या बेचने के लिए जाती थी, दही बेचने के लिए जाती थी। मंगमंगा के साथ एक पोता और एक बहू, एक पोता और एक बेटा भी था। और मंगमंगा की अपने बहू नजम्मा के अच्छा संबंध नहीं था। अक्सर देखता है कि सास और बहू में बहुत सारे घर में देखने का अच्छा संबंध नहीं होता। सास के नाम से आगे तो 4 को सुना कर जाएगी, लेकिन वो करती तो भलाई के लिए करती है। कह दोनों मंगमा के बेटे पर अपना यानी कि जो उसका बेटा था और उस पर अपना अधिकार काट लेती है। जब तक शादी नहीं हुआ रहता है, जब तक माँ आगे रहती है, हाँ सब माँ का सभी बात कोई मानता है। जब शादी हो जाता है तो क्या होता है, सब कोई
यानी कि अपना पत्नी के पास मानना शुरू कर देता। तुमको जो करना है रट लो, उसको रट लो, ठीक है। उसके बाद आता है ढाते विश्वास। ढाते विश्वास एक लक्ष्मी थी, ठीक है, एक अच्युत था, उसका 2-3 को बेटा था लो, ठीक है। इसमें जो है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जो है अपने पेट पालने के लिए इसके जो पति जो था कोलकाता में काम करता था। ये जब फुल यानी कि फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन पढ़ेगा तो उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये जो है सरकारी नौकरी यानी कि बिजनेस में, इसमें देखेगा इसमें क्या है का अभी दही वाली मंगमंगा कहानी का सारांश प्रस्तुत करिए। ये भी जो बहुत ज़्यादा पूछता है, कह रहा है यह कहानी एक विधवा औरत मंगमंगा की है जो अपने जीवन यापन करने के लिए गांव से 3 मील दूर दही बेचने के लिए जाती थी। और इस कहानी का मुख्य पात्र भी है, एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था। मंगमंगा दही बेचकर जो पैसा कमाती थी उसका उपयोग जो है घरों के कार्य करने में की जाती थी। परंतु एक दिन उसकी जो है बहू नजम्मा के साथ विवाद हो गया, यानी कि झगड़ा हो गया। विवाद हो गया का मतलब झगड़ा हो गया, तो नहीं घर में झगड़ा होता है, खाली हम नहीं घर में झगड़ा होता है, उसी घर में झगड़ा, सब किसी घर में झगड़ा। समझ में आ रहा है पूजा? कह रहे जिसके कारण मंगमंगा अलग खाना बनाकर खाती थी। कह रहा कहानी में अक्सर घरों में होने वाली घटना को दर्शाता है। ये अक्सर, ये लगभग सब किसी घटना घर में घटना घटता है। जब तक बेटा शादी नहीं होता है, जब तक माँ की बातें मानता है, लेकिन जब शादी हो जाने के पश्चात जो होता है बहू के कब्जा में हो जाता है, इसमें बहू का कंट्रोल होता है। अगर बहू कहती कि नहीं जाना, यानी कि पत्नी कहती कि नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। ये सब किसी का संग होता है। उसके बाद आता है ढाते विश्वास। इसको रिवीजन करा के छोड़ दे, दूसरा का चैप्टर करा दे, करा दे, इसको कर देना खाता। लक्ष्मी कौन थी उसका पारिवारिक परिचय यानी पारिवारिक परिचय देना है। लक्ष्मी जो ढाते विश्वास कहानी का एक पात्र थी, वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण जो है कोलकाता में काम करने के लिए कर रहा था। उसकी जो है लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी, लेकिन लक्ष्मण पैसा कमाता था, जिसके चलते उसका पूरा खर्चा नहीं, यानी खर्च नहीं हो पाता था, यानी खर्चा नहीं चल पाता था, जिसके कारण ये था वो लक्ष्मी जो है तहसीलदार के यहाँ छोटे मोटे काम करती थी जाकर ना, यानी कि टाल मोटल कहीं बर्तन धो देना, कपड़ा धो देना, घर बाहर देना, ये छोटे छोटे मोटे काम करती थी। इधर सॉरी हमरा नहीं दिखाई दे रहा है, लाइट है, हाई सब दिखाता है, ठीक है, लेकिन जो हाईलाइट हुआ है ना जिसको वजह से नहीं दिखाता, इधर सही है। उसके बाद जो है दही वाली कहानी के आधार पर प्रमाणित करे कि उड़ीसा की कहानी जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से कैसे प्रभावित होता था, यानी कि बाढ़ से कैसे ग्रसित रहता था, सुखाड़ से कैसे ग्रसित रहता है, उसके बारे में बताना है। इस कहानी में तूफान, सुखाड़, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा किया गया। किसके बारे में? यानी कि तूफान के बारे में, सुखाड़ के बारे में, तेज बरसात के बारे में, इसके बारे में चर्चा किया गया है। फिर इसके बारे में दर्शाया गया है कि लक्ष्मी के गांव सूखा और बाढ़ से होता है, तब वहां के लोग कितनी कठिनाई होती थी। इस कहानी का मुख्य रूप में बाढ़ की भीषणता यानी कि भीषणता को बारे में बताया गया या प्रचंडता के बारे में बताया गया, दर्शाया गया, ठीक है। उसके बाद जो है ढाते विश्वास कहानी में आए गए बाढ़ के चित्र करना है, यानी कि बाढ़ जो आया उसके बारे में बताना है। कह रहा इस कहानी में आए बाढ़ का दृश्य काफी भयानक है। कह रहा जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उस गांव के सभी फसलें डूब जाती है, यानी कि खराब हो जाती है। लोगों को रहने के लिए कहीं
आश्रय नहीं थी, यानी कि आश्रय नहीं था। गांव के वो स्कूल था, ये गांव में क्या था, एक स्कूल था जिसे लोग अक्सर जाकर आते थे। परंतु इस बार यानी कि जो है बाढ़ स्कूल के छत के ऊपर भी पहुंच गई, छू गई। कुछ लोग जो जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर पहुंच गए और जो है जाने के बाद साथ कितने लोग वो बाढ़ में धंस के मर गए, दबकर मर गए। यानी कि गांव में जो था स्कूल था, बाढ़ आता था लोग उस स्कूल पर जाकर चढ़ जाता था लोग। उसके अलावा एक टीला जो होता है, बड़े बड़े मृत भंडार होता है, बड़े बड़े ऊंच जो मिट्टी जमा होता है, उसी को टीला कहा जाता है। जैसे कि 12वीं क्लास में पढ़ा है, मृतकों का टीला कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है उसके बारे में पढ़ना। जैसे कि हम लोग के क्षेत्र में कोई टीला है नू, जैसे कि नंदनगढ़ है नू, बहुत बड़ा टीला है। ऐसा माना जाता है कि जब वो पहले था, जब नहीं धंसा हुआ था, दिन पे दिन वो खत्म हो रहा, बारिश हो रहा, हवा उधिया ही रहा, ऐसा माना जाता था जब वहाँ पर चढ़ता था लोग कोई, यानी कि उस पर तो पूरा यानी कि क्या लौरिया दिखाई देता था। ढाते विश्वास कहानी का सार्थक का परिचय दे। इस कहानी का सार्थक ढाते विश्वास के बिल्कुल सटीक है, यानी छोटा है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोग तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और भयानक बाढ़ से सामना करना पड़ता है, कि लोग जो भगवान पर विश्वास का प्रतीक, यानी कि जो अगर यानी खाली बाढ़े आए, सुखाड़े आए, तो भगवान यानी कि हम लोग का भगवान से संबंध टूट जाता है कि नहीं टूट जाता, विश्वास टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है। इसलिए उसका यानी कि यही शीर्षक है, यानी कि ढाते विश्वास की कहानी का यही शीर्षक है। उसके बाद लक्ष्मी के व्यक्तित्व चित्रण करे। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का एक मुख्य पात्र है। लड़की रहता है तो पात्र का यूज किया जाता है, और लड़का रहता है तो पात्र का यूज किया जाता है। वो बहुत साहसी औरत थी, यानी कि बहुत उसके अंदर साहस था कि ये कर लेंगे, पर वह अपने चारों बच्चे के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसके पति लक्ष्मण जो कोलकाता में काम करता था। उसके बाद जो है गांव में बाढ़ आती थी तो वह पूरी कोशिश कर खुद को बचाकर और बच्चे को भी बचाकर बाहर निकालती थी। यानी कि जब गांव में बाढ़ आता था तो क्या करती थी, अपने के साथ साथ अपने बच्चे को, जितने भी बच्चे था, चारों बच्चे को बाहर निकालने का काम करती थी। बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो हम लोग का क्वेश्चन सोच के भी इसको आंसर दे सकते हैं। हमारे क्षेत्र में बाढ़ आता है, सबसे ज्यादा बाढ़ किस क्षेत्र में आता है? बिहार के उत्तरी बिहार में, और सबसे ज्यादा सुखाड़ दक्षिणी बिहार में आता है। ये जो है हम लोग जो आपदा प्रबंधन में पड़े हुए हैं। इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा की गई है, या बताया गया है कि परंतु हमारे बिहार की स्थिति लगभग ऐसी ही है, यानी कि बिहार की स्थिति लगभग ऐसी ही है, क्योंकि कई ऐसा वर्ष नहीं है जहां, यानी कि कोनो ऐसा साल नहीं है जहां यानी कि बाढ़ ना आए। लगभग हर एक साल आता ही आता है। सुखाड़ ना तो बाढ़ ही आता है, सूखा से तो ज़्यादा क्षति नहीं होती है, ज़्यादा सूखा से क्षति नहीं होता है, उतना नहीं होता है, इन फसलों से नष्ट हो जाएगा तो कौन दिक्कत ना। परंतु बाढ़ से सबसे ज़्यादा हानियाँ होती है। बाढ़ आएगा तो फसल डूब जाएगा, किसी घर दहवा ले जाएगा, किसी कुछ हो जाएगा, किसी का संगत छूट जाएगा, किसी को में दहकर मर जाएगा, कोई जानवर उसमें दहकर मर जाता है कि नहीं मर जाता है। ये जो क्वेश्चन है अपने पर लेकर उसको अनुभव करके इसको याद करेगा तो याद हो जाए, ज़्यादातर समझ में आएगा। लगभग 2 या 3 महीने के लोग यहाँ बाढ़ को निपटाने में लगे हैं जाते हैं, जिसके अक्सर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता। मानो कि हम बाढ़ आ रहा है, उसी में निकासन लग रहा है, तो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और बाढ़ और सूखा से सबसे अधिक हानि खेती की होती है नू, फसल नष्ट हो जाता है। और बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है नू। बिहार में अक्सर जो लोग हैं किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। इसलिए बाढ़ और सुखाड़ से हमारे बिहार में ये अभी शराब की तरह है। यानी कोई ऐसा माना जाता है कि कोई ना कोई शराब देकर चल गया कि हरदम बाढ़े आता है, सुखाड़े आता है तो नेताओं लोग का ज़्यादा फायदा होता है।
उसके बाद जो है हमारा 3 है, यानी कि माँ कहानी, यानी कि माँ जो है कौन सी गुजराती भाषा की कहानी है। मेरा मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों को व्यवहार को फर्क अपने शब्दों में देना है, यानी कि माँ को कैसे यानी कि फर्क होता था, ठीक है, और कि जो क्या और जो रिश्तेदार थे, अच्छा अन्य परिवार के सदस्य थे, वो कैसे मंगू के यानी कि साथ व्यवहार करते थे। करे मंगू के प्रति माँ और परिवार के सदस्यों का अन्य यानी कि सभी सदस्यों का असमान व्यवहार था कि नहीं था। माँ उससे ज़्यादा प्यार करती थी और दूसरे जितने भी लोग थे उसे उतना प्यार नहीं करता था लोग। माँ चाहे अपने पागल और मंगू की बेटी यानी मंगू बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, यानी कि एग्जाम में पूछा गया सबसे ज़्यादा प्यार कौन करती थी? माँ मंगू से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों का मंगू को घर का बोझ समझते थे। और परिवार के जितने भी सदस्य थे उसको कहता था घर के बोझ ले जाकर उसको अनाथ आश्रम में भर्ती कर दे। किंतु यानी कि मंगू को अस्पताल छोड़ दिया जाए तो मंगू घर ही मर जाएगी, यानी कि उसको अस्पताल में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, वो मर ही जाएगी। माँ कह रही है कि अगर उसको अस्पताल में हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, मर नहीं जाएगी, क्या कि अस्पताल में ढेर कोई उसको पालन पोषण करने वाला कोई है। इसके बाद जो है मंगू यानी कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, ये जो है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी क्योंकि मंगू को ऐसा लगता था कि उसकी पागल मंगू यानी कि जो मंगू थी बेटी मंगू का अस्पताल में ठीक से कोई ख्याल नहीं रखेगा, यानी कि उसको ऐसा महसूस होता है कि मंगू को कोई अस्पताल में क्या है कोई ख्याल अच्छा तरह से नहीं रखेगा। मंगू को सेवा अस्पताल में यानी कि मंगू को सेवा अस्पताल में कौन करेगा, उन्हें बातों को यह सोच कर मंगू अस्पताल में भर्ती करने से डरती थी कि आखिर अस्पताल में कौन है जो मंगू को सेवा करेगी। जो शरीर यानी कि जो मानो कि वो तो चल नहीं सकती थी और क्या थी वो अपना सारी क्रिया जो होती है एक दर पे करते थे, वो सब सेवा कौन करेगा, इसीलिए माँ उससे डरती थी। कुसुम के पागलपन में सुधार देकर मंगू के प्रति माँ का परिवार तथा अन्य सदस्यों की प्रतिक्रियाओं को क्या आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लिए यहाँ लिखे करे। जब कुसुम पागल में सुधार को देखा गया, यानी कुसुम जो कौन थी उसके घर के आसपास में कोई लड़की थी कुसुम, उसके यानी कि जो भी इसी तरह पागलपन वो भी थी, जब वो पागलपन में सुधार हो गया तो समाज वाले लोगों या मंगू के परिवार वाले लोगों ने कहा कि मंगू को क्यों ना उसी अस्पताल में भर्ती कराया जाए ताकि ये भी यानी कि सलाह देने लगा लोग ताकि ये भी ठीक हो जाए। लोग कह रहे थे यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं हो सकती है। सभी इस बात को सुनकर माँ को अपनी पहली बार अस्पताल विरोध नहीं किया, यानी कि जब सब कोई क्या किया था लोग माँ को मना लिया था लोग कि हाँ लेकर चलो अस्पताल में भर्ती करने के लिए, ठीक है। वो माँ भी मान भी गई कि सब कोई कह रहा है कहीं वो ठीक हो गई है तो ये भी ठीक हो जाए। हाँ, अगर सबसे ज़्यादा कोई प्यार करता है तो कौन करता है, माँ ही करती है। उसके बाद जो है माँ कहानी शीर्षक के सार्थकता पर विचार की व्यक्त करे, ठीक है, यानी कि माँ कहानी के यानी कि जो इस पे कहानी में बारे में बताया गया है उसके बारे में क्या अपना विचार व्यक्त करना है, सार्थक बताना है। पहले माँ कहानी में एक माँ अपनी पागल और मंगू बेटी के प्रति यानी कि अर्थवा यानी कि जितना प्यार कर दिया जाए उससे कम ही है दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है जब अपनी बेटी को अस्पताल छोड़ने कर आती है तो वह उसी याद में वो स्वयं को पागल हो जाए, यानी कि जब वो छोड़ के अस्पताल में आ रही है वो जब छोड़ के आती है वो खुद ही पागल हो जाती है। पर मेरे अनुसार इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है, सही है नो, यानी कि जब उसको अस्पताल में अगर छोड़ के आ रही है ना तो वो ऐसा महसूस कर रही है कि वो भी पागल हो गई है।
ये कहीं तक हद तक सही है। मंगू अस्पताल में भर्ती की जाती है और उस अस्पताल के कर्मचारियों का व्यवहार कुशल है या संवेदनशील यानी कि शक के आधार पर वो अच्छा है कि बुरा, इसमें इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। उसके बाद मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के लोग कर्मचारी व्यवहार कुशल था, यानी कि अच्छा था, और संवेदनशील दोनों है, यानी कि कहती है कि हाँ ठीक भी है और ना भी है, क्योंकि वहाँ मरीजों के ख्याल अच्छे से रखा जाता है, वहाँ एक दूसरे को दुख में साझा समझा जाता है, यानी कि समझा जाता है, और नर्स लोग व रोगियों के साथ अच्छा व्यवहार करती है कि नहीं करती है उस अस्पताल में। उसके बाद नगर, चौथा चैप्टर है हमारा नगर। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर के क्या रखा है, अपने सार्थकता स्पष्ट करे। इस कहानी का शीर्षक बिल्कुल सटीक है, यानी छोटा है, क्योंकि जिस प्रकार नगर में पापती के इलाज के लिए उसके माँ अपने अस्पताल में परेशान किया जाता है, डॉक्टर ने उस झूठ बोलकर सुबह से आने के लिए बोला, देखिए बोलवा तो किया था लोग कि सुबह में आओ, झूठ बोला था लोग। उसके बाद जो है इस कहानी का साबित होता है कि नगर में अस्पताल की विभिन्न घूसखोरी के बारे, यानी कि घूसखोरी के लिए कार्य नहीं होता, यानी कि उसमें बताया गया कि घूसखोरी के कार्य, घूस के बिना कोई कार्य नहीं होता, इतना समझ लेना, ठीक है। उसके बाद पापती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पापती वली अमाल की पुत्री थी। पापती किसकी पुत्री थी? तो वली अमाल की पुत्री थी। वह इस इलाज कराने के लिए गांव से बड़े शहर मदुरई लाई गई थी। शहर का क्या नाम था? मदुरई था। उसको इलाज कराने के लिए लेकर आया गया था। कह रहा है बड़े डॉक्टर ने अपने अधीन रस्त डॉक्टर ने यानी कि पापाती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए क्यों कहा? उसको कहा कि भर्ती कर लिया जा। बड़े डॉक्टर ने ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे और वह हाल ही में मेनिंजाइटिस नामक रोग की अच्छी तरह से दवाइयाँ ही पढ़कर आए, यानी पढ़े थे, ठीक है। मेनिंजाइटिस एक तरह की बुखार हुआ करती है, ठीक है। पढ़ के आए थे। उसने देखा था कि लड़की को इस हालात में काफी गंभीर, यानी कि बहुत सारा पीड़ा हो रही थी, इसलिए उन्हें तुरंत एडमिट करने के लिए मतलब होता है, एडमिट जो है हमारा अंग्रेजी शब्द है, एडमिट का मतलब होता है भर्ती करने के लिए। तुरंत आदेश दिए कि उसको भर्ती किया जाए। उसके बाद है बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पापती को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। बड़े डॉक्टर भी कहा कि हाँ इसको भर्ती करा लो, लेकिन वो छोटे जो उसको कहने के बावजूद भी उसको अस्पताल में भर्ती नहीं करा गया, क्योंकि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पापती के अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है, क्योंकि बड़े डॉक्टर को छोड़कर वहाँ के सब ये कर्मचारी जो थे, जितना भी कर्मचारी थे कुशल नहीं थे, सब घूसखोर था। वह बेड खाली नहीं था। वो कहा जैसे कि बड़े डॉक्टर कहा कि इसको भर्ती करा ले, और बड़े डॉक्टर कहा कि बेड खाली नहीं है। इसे झांसा देकर पापती को भर्ती नहीं की, और शायद उस अस्पताल में पैसे से यानी जल्दी कार्य होता है, यानी कि जहाँ पैसा, यानी कि उस जो अस्पताल था उसमें केवल पैसे के अनुसार ही उसमें कार्य होता था। इसमें पाठ के अनुसार बताया गया है। उसके बाद जो है वली अमाल का चरित्र चित्रण करे। वली अमाल इस कहानी का मुख्य पात्र है और पापाती की अम्मा है, जिसके पति इस दुनिया में नहीं है, यानी कि वह विधवा है। यानी कि वली अमाल क्या है? विधवा औरत है। वह बहुत ही साहसी थी, यानी कि बहुत ही उसके अंदर साहस भरा था।
क्योंकि वह अपने बेटी को गांव से लेकर इलाज कराने के लिए यानी कि अकेले बड़े शहर मदुरई में चली गई थी और अस्पताल में अच्छी व्यवस्था ना देकर वो वापस अपनी बेटी को लेकर गांव फिर चली आई। यानी कि इलाज कराने के लिए कोई जाए, ठीक है, अगर वहां पर व्यवस्था ही ना रहे तो क्या होगा, वो फिर वापस रिटर्न चली आई। उसके बाद लास्ट नो, धरती कब तक घूमेगी, ये जो है पता है क्वेश्चन कैसा है कि जो बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। उसके बाद धरती कब तक घूमेगी, एक कैसी भाषा है, राजस्थानी भाषा है। यानी कि इसका जो है धरती, इसको ट्रिक याद रखेंगे, धरती जब तक घूमती है, इसका अनुवादक जो है खुद संवर दैया किए हैं। धरती घूम रहा, सब कोई घूम रहा था, कोई ने नहीं कर रहा था कि हम करेंगे, इसलिए खुद ये अनुवाद किए हैं। कह रहा सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है ना, घुटन का है, सीता अपने घरों में घुटन महसूस करती है, क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोगों को सीता से अच्छे यानी कि कोई बात नहीं करता था। सीता कोई कहता था कुछ कौन काम कर, कौन दिक्कत था, अकेले चुपचाप बैठे रहते थे, सब किसी का मन उगता जाता है। कह रहा है चित नहीं कर रहा है, यानी कि किसी से बात करने की चित नहीं करता था, यानी कि सीता किसी से कोनो बातें नहीं करता था, वो चुपचाप अकेले बैठी रहती, और ना ही उसके बेटे और ना ही उसकी बहुएं कोई उससे बात नहीं करता था, इसलिए वो घर में उदास थी, घुटन महसूस कर रही थी। कह रहा है पाली बदलते, पाली मतलब होता है बारी, बदलने पर घर में दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे के मन में क्या उत्साह होती थी, जबकि उसके परिवार के यानी माता पिता के जो शरीर है तो दुख हो जाता है। यानी कि मानो कि कोई यानी कि व्यक्ति है, उसके बच्चे भी है, जब उसके जैसे कि घरे पर जाता था दावत कि आज इसके घर खाना खाइए, तो वहाँ के जिनके घर जाता था वहाँ के बच्चे एकदम खुश हो जाते थे कि आज दादी के घर, यानी कि दादी आ रही है हमारे घर खाने के लिए। कह रहा है बच्चे के हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है, अतः पाली यानी कि पाली का मतलब होता है बारी, बदलने पर बच्चे हर्षित होकर यानी कि दुखित होकर आते हैं, यानी कि उत्साह, यानी कहते हैं दादी जी कल से हमारे घर खाना खाओगी, हम कह रहे हैं हम सब साथ खाएंगे, यानी कि बच्चा कह रहा है कि हम सब मिलजुल कर खाएंगे। बच्चे के लिए दादी सिर्द और प्यार करा आनंददायक अतः खुश होने पर ही बेटे और बहुएं अपने यानी कि माँ को बोझ समझती थी, यानी कि बच्चे जितना खुश होते थे उसकी उतना पति और क्या बहुएं जो दुखी हो जाते थे। करा इस समय उसकी इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा है और ना ही धरती और ना ही आकाश के बीच। जब मैंने कि सब कोई देखा कि हाँ इसको महसूस होने लगे कि एक पेट है हमारे इन लोगों से नहीं पला रहा, तो क्या घर छोड़ कर भाग चली गई। करिया पंक्ति धरती कब तक घूमेगी इस पाठ से लिया गया है। इसमें प्रसंग व्याख्या करने के लिए तो कहेगा ना, तो इसमें लिखना पड़ेगा कहाँ से लिया गया है, किसका लेखक है। यह कहानी राजस्थानी कहानी है। इस कहानी का लेखक संवर दैया है। जब सीता को लगता है कि वह अपने बेटे को और बहू को बोझ बन गई है, तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है, और उस समय उसकी आंखों में ना ही आगे अंधेरा था और ना ही उसके धरती और ना ही उसके आकाश के बीच घुटन महसूस होती थी। कहती हम अब आज़ाद हो गए, इन लोगों से छुटकारा पा लिए, रोज रोज घुट कर जीने से बेहतर है कि हम घर से निकल ही जाए। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? यानी कि इसका लेखक कौन है? संवर दैया है, ठीक है। यानी कि जब लगा कि माँ इस 2 दिन इसमें 2 दिन इसमें खा रहा है, तो हम इतना बोझ बन गए हैं कि हमारे पेट को नहीं पला रहा है, तो क्या कि अपने परिवार को छोड़कर बाहर चली गई। समझ में आया? कह रहा सीता का चरित्र चित्रण करे। सीता 3 बेटे
3 बहुएं की और कई पोते की और पत्नियों वाली एक विधवा औरत थी। अच्छा, पोतियों वाली एक विधवा औरत थी। कह रहा है जिससे केवल 2 रोटी के लिए परिवार के यातनाएं सहनी पड़ती थी। यातना मतलब टॉर्चर। टॉर्चर का मतलब तरह तरह की बातें सहना पड़ती थी। कर अकेली बूढ़ी माँ 3 बेटे पर भारी पड़ती थी। अकेली माँ जो होती है 3 बेटे पर क्या भारी पड़ती है। और सीता के बेटे और माँ की रोटी के लेकर अलग अलग नियम बनाए गए थे। ठीक है। अब अंत में एक दिन सीता घर छोड़ के चली गई। यानी कि नियम बनाए गए थे कि तुम इतना दिन ये हाई खिलाएगा, इतना दिन हाई खिलाएगा, इतना दिन हाई खिलाएगा। समझ में आया? करा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक सार्थकता स्पष्ट करे। धरती कहानी कब तक घूमेगी यह घटक प्रधान है, यह घटना प्रधान है। सीता अपने बेटे और बहुओं की यातनाएं सहते सहते परेशान हो गई थी। ठीक है। और उसने अपने बेटे और बहुओं को यातनाएं सहते सहते क्या परेशान हो गई थी। और पूर्व वह जीवन स्मरण हो गया कि वह आकाश की ओर देखकर दृष्टि यानी कि सिर उठाकर देखती है और फिर वह पृथ्वी की ओर देखती है कि महसूस होता है, यानी कि महसूस होता है आकाश के बीच घुटना से यानी कि घुटन भरी हुई है। दोनों रोटियों ही सब कुछ नहीं होता है। यानी कि मानो किसी को 2 रोटी खिला दे रहा हूँ, सब कुछ थोड़ा जगह अदर भी काम करना पड़ता है ना, जिसके सेवा है, यानी कि सेवा करना जरूरी होता है। क्या उसके कह रहा है इसके अलावा इसकी इच्छा और दुखों का भारा था। यानी कि जो इच्छा होता था, जैसे मानो कि कोई उसका इच्छा हुआ कि हम नया कपड़ा पहने तो कोई नया कपड़ा देवा नहीं करता था। ठीक है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी। कब तक घूमेगी? कब तक घूमने का मतलब पता है क्या है? यानी कि जीवन हमारा कब तक चलेगा, कब तक। धरती घूमने का मतलब क्या है? हमारे कब तक जिएंगे, यही इसका मतलब है, कब तक जिएंगे। यही शीर्षक का सार्थकता है। हमारा खलास वाणी का चैप्टर खलास हो गया। समझ में आया?